हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 12th का एटम न्यूक्लियर जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट, IIT-JEE, IIT मेन में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज। आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्फेरोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, वेट मेजरिंग मशीन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपका आंसर है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज डैश ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स। तो आपको पता है ये कितना होता है, ये 1/12 होता है, 1/12। तो आपका जो आंसर होगा ये डी विल बी द राइट आंसर। और आपको पता है आप निकाल भी सकते हैं इसकी जो वैल्यू होती है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया उसके अंदर है भी आपकी, इसको इजीली आप सोल्व भी कर सकते हैं। क्या होती है आपकी, आपको पता है ये 1 AMU क्या करते हैं इसको, अगर आप मान लो ये 1/12 यानी आपका करेंगे तो ये क्या आएगा 1/n0 बचेगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 आपका n क्या है, एवोगाड्रो नंबर है 6.022 10⁻23। इससे आप करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वह 1.66 10⁻24 ग्राम आएगी। और इसको किलोग्राम में लिखेंगे तो -3 पावर और ऐड हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 10⁻27 हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन दिस आइसोटोप्स। 1 AMU इज, तो अभी बताया आपको, देखिए 1 AMU क्या होगा, आपका आंसर होगा ये ग्राम में था, अगर किलोग्राम की बात करें तो -3। तो राइट आंसर क्या है, सी विल बी द। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 27 है, पॉजिटिव है, हमारी वैल्यू क्या नेगेटिव का आंसर यहाँ पे है 1.66 10⁻27 किलोग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट फॉर्म। तो E = MC ये होता है नहीं, तो ये क्या आपका ये रॉन्ग है। अगला E = MC², ये आपको पता है आइंस्टीन है, आइंस्टीन रिलेशनशिप मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। तो राइट आंसर क्या आपका बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आपका 1 AMU। अगर इसको आपको क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो अभी आपने पीछे किया था, आपका हम यूज़ कर सकते हैं जो E क्या होता है MC² होता है। मास कितना था अभी आपका 1.66 AMU में फॉर्म में -27 kg। और C क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसका स्क्वायर होगा। जब आप ये निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.49 × 10⁻10 आएगी। ये क्या है, जूल है। हमारे यहाँ पे आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका 1.4 है, अगर आप इसको 1.49 × 10⁻10 को मेगा कितना होता है, 1 मेगा होता है 10⁻6। इलेक्ट्रॉन कितना वोल्ट कितना होता है 1.6 × 10⁻19। इसी से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू लगभग आपकी ये आएगी 9.31.2.5, यानी आंसर जो आएगा आपका ये आएगा 931.25। तो ये आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका राइट आंसर कौन सा है, बी विल बी द राइट आंसर। यानी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी यहाँ पे 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो आपको पता है न्यूट्रॉन की जो आपकी जो डिस्कवर किया था चैडविक ने किया था। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, चैडविक। नेक्स्ट है आपका ये आपका हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो साइंटिस्ट कौन है, चैडविक है। रदरफोर्ड ने किसी स्टडी की, रदरफोर्ड ने किसी को खोजा था, आपको पूछा जाता है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। और जो आपका जे थॉमसन था
क्या दिया था इसने, इलेक्ट्रॉन की स्टडी की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, और नील्स बोर का तो आपको पता ही है कि इसने क्या है आपका क्वांटम बेस पे आपका बोर मॉडल दिया है। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, एम्पिरिकल कांस्टेंट आर नॉट इज। जो एम्पिरिकल कांस्टेंट है ये आपकी, अगर आपने पढ़ा है कि कोई भी आपका जो न्यूक्लियाई होता है उसका जो आपका वॉल्यूम की बात करें 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो तो वॉल्यूम होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के। अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो जो आपका एटॉमिक मास, इसको इधर ये जो कांस्टेंट हो गया, या हम ये कह सकते हैं जो आर है आपका वो क्या है, जो मास का क्यूब रूट है। इसको हटाएंगे कांस्टेंट को तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये आपका जो आर यहाँ पे हटाएंगे, ये कांस्टेंट है आर नॉट, ये हो गया ए की 1/3। तो यहाँ पे जो ये आपका आर नॉट है ये वाला, इसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1.2, इधर याद रखिए 1.2 फर्मी याद रख लीजिए, 1.2 फर्मी होता है, 1.2 फर्मी आप याद रख सकते हैं। अब तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, 1 फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए विल बी दी राइट आंसर होगा आपका। ये हो गया आपका एम्पिरिकल कांस्टेंट। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट फॉर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर। तो आपकी जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियर मैटर की, अगर आप निकालेंगे वो क्या, मास बटे वॉल्यूम लेंगे तो देखिए क्या आएगा इसका, हमें पता है जो डेंसिटी होती है होता है मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर आप बात करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो जो मास होगा आपका, मास क्या है, मास आपका ये हो गया आपका ए एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास इसे दिखाते हैं। एम इसके अंदर क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियन का मास, तो ये हो गया आपका मास ऑफ न्यूक्लियस। और वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई, अभी पीछे किया था मैंने आपको यहाँ दिखाया था। अगर आप हटाएंगे ये वैल्यू यहाँ पे तो ये क्या आएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए आएगा। यहाँ ए से आप ए काट देंगे तो देखिए किसके बराबर आएगा, ऊपर जाएगा आपका 3 ऊपर गया तो कितना आ गया 3m 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो आपका ये जो है आपका ये बना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये कुछ ठीक है, थोड़ा लिखने में हो रहा है। तो ये देखिए अपने होगी ये आर नॉट, ये कितनी होगी पावर इसकी 3 हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा ये वाला, बी विल बी द राइट आंसर। और इसकी जब आप वैल्यू रखेंगे मास, आप इसका आर नॉट सभी वैल्यू रखने के बाद जो आपकी डेंसिटी होती है ऑल न्यूक्लियस की, ये होती है 2.98 10⁻17 होता है केजी, मास होता है केजी के अंदर, वॉल्यूम किस में होता है मीटर क्यूब के अंदर। तो जो डेंसिटी होती है आपकी ऑल न्यूक्लियस की सेम होती है, तो कहीं पे आ भी जाए तो कंफ्यूज नहीं होता, सभी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है सबकी सेम है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट, आपको न्यूक्लियाई दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कि डेंसिटी की रेशो क्या होगी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है ऑल न्यूक्लियस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज डैश फॉर ऑल द न्यूक्लियर। अभी बताया था डेंसिटी क्या सभी न्यूक्लियर मैटर की कितनी होती है, सेम होती है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सेम। यानी सभी न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। और कितनी होती है अभी बताया था आपको, डेंसिटी की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आएगी 2.38 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका 10th, राइट अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ आयरन एंड यूरेनियम। तो मैंने अभी बताया था ये डेंसिटी लिखी है P1/P2 से दिखाई है, क्योंकि डेंसिटी सभी की सेम होती है। तो आपका जो ρ1 ये क्या आएगा आपका, ये 1/1 ही आएगा, यानी क्या आएगी सेम आएगी, यानी कितनी आई 1। रेशो कितनी आओगी आपकी बिल्कुल सेम। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी विल बी द राइट आंसर।
इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि डेंसिटी सभी न्यूक्लियर मैटर की सेम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। तो जो आइसोटोप होते हैं आपने पढ़ा आइसो माने सेम, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर जेड, ये जो जेड होता है आपके इस एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये क्या रहता है सेम, और मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है। वेटो डिफाइन कर सकते हैं आइसोटोप्स क्या है, हैविंग एटॉमिक नंबर सेम, तो मास नंबर क्या होगा डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आप देखें आइसोसेव डिफरेंट नंबर क्या होंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि ये जो आपका कोई भी नंबर होता है आपका जेड क्या होता है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है हम कहते हैं सेम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब प्रोटॉन सेम है इलेक्ट्रॉन के, तो बचा कौन सा आपका न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन सेम दिए गए हैं तो आपका कौन सा भी आप लगा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है न्यूट्रॉन। ये दोनों ही ठीक है, यहाँ पे दोनों न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम है तो डिफरेंट क्या होता है न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। क्योंकि ऐसे निकालते हैं मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। अब आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल दो आपको हाइड्रोजन के 3 होते हैं तो ये क्या होता है 1H1 1H2 1H3, प्रोटॉन हो गया ड्यूट्रॉन हो गया और ट्रिटियम हो गया। तो अगर आप घटाएंगे एक में तो एक गया, दो में तो एक गया, तीन में गया, तो यहाँ पे देखेंगे इस केस में न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 1 है, इसमें कितने हैं 2 है। तो ये एग्जाम्पल आइसोटोप के जहाँ पे आपने देखा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है बट न्यूट्रॉन की संख्या क्या है डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइसोबार हैव सेम। तो आप बिल्कुल सेम इसका अपोजिट कर दीजिए। आइसोबार के अंदर क्या होगा भाई आपका ए जो ऊपर है आइसोबार बार में भारी है, जेड एटॉमिक नंबर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सेम रहता है, मास नंबर सेम, और ये क्या होता है डिफरेंट होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोबार। तो आइसोबार है सेम क्या होता है एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा, ये यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपका ये वाला। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, ये सेम रहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 13 है आपका। ये आपका थोड़ा समय याद रखना है, हमेशा पहले वाला लेटर बड़ा होता है दूसरा छोटा। यहाँ पे क्लोरीन का और किसका दिया गया है पोटेशियम का दिया गया है। तो आपसे पूछा एग्जाम्पल किसका है, आप देखेंगे ये आइसोटोप है, आइसोबार है या आइसोटोन्स है। आइसोटोन्स क्या होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, कोई भी आपका नंबर है जैसे ये आपका ZA, अगर आप A माइनस जेड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा आपको न्यूट्रॉन नंबर। अब यहाँ घटाएंगे देखिए आप तो 37 में से 17 गए, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आए आपके, न्यूट्रॉन है यहाँ पे 20। यहाँ पे घटाएंगे आपके न्यूट्रॉन कितने आए, ये भी 20। तो देखिए एटॉमिक नंबर भी अलग है और एटॉमिक मास भी अलग है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या सेम है, और जिसमें न्यूट्रॉन सेम रहते हैं उसको क्या कहते हैं आइसोटोन कहते हैं। तो 3 होते हैं आइसोटोप्स जिसमें एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ क्या है आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और आइसोटोन्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। नेक्स्ट है आपका देखिए ZMP, ये जेड क्या है एटॉमिक नंबर, MP मास ऑफ प्रोटॉन है, A घटा जेड क्या है ये न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन का मास हो गया, घटा में M न्यूक्लियन। तो ये जो वैल्यू होती है क्या देती है आपको मास डिफेक्ट देती है, यानी जो आपका मास डिफेक्ट होता है मास डिफेक्ट ये क्या होता है Z नंबर मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि आपकी संख्या एक प्रोटॉन का मास MP है तो Z का ये होगा ये A घटा जेड यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। और ये पूरा ये तो हो गया आपका। इसके बाद अगर आप इससे घटा देंगे ये वाली जो टर्म इससे क्या है ये आप एक साथ लीजिए, इस केस थे आपने ये घटा दिया मास ऑफ न्यूक्लियस, जो एक्सपेरिमेंटली देखे इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसमें अंतर मिलता है। तो मास डिफेक्ट क्या है एक्चुअल जो मास और जो आपके अकॉर्डिंग है उसमें जो डिफरेंस उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, B विल बी द आंसर मास डिफेक्ट।
और यही मास होता है जो डिस्पेयर होके चेंज हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में, जो आइंस्टीन ने प्रिंसिपल दिया था E=del m c²। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन को बांध के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑक्सीजन का क्या होता है, याद रखिएगा ये 0 होता है। और ये क्यों होता है, अगर आप देखेंगे तो आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है, अगर आप इसका फार्मूला लिखना चाहें, पैकिंग फ्रैक्शन ये क्या होता है, ये होता है आपका मास एक्सेस। अभी जो हमने पढ़ा था ऊपर वाला क्वेश्चन, मास एक्सेस, ये आएगा मास एक्सेस डिवाइडेड बाय मास नंबर, यानी कि ये आता है m-a/a। अभी निकाला था मास डिफेक्ट, तो इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों वैल्यू सेम होती है, 16 - 16/16 कितना आएगा, 0 आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ। तो याद रखिए न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से भाई साहब रहते हैं, प्रोटॉन रहता है जो पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन रहता है। तो इनके बीच में क्या होता है, ये एक साथ रह पाते हैं इतने ज़्यादा। अगर ये चार्ज डिपेंडेंट होता तो ये इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगता है इनके बीच में, जो इनको बांध के रखता है। ये जो क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन स्पिन पे डिपेंड करता है, याद रखना स्पिन डिपेंडेंट रहता है, स्पिन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, द डिस्टेंस वेयर फोर्सेस बिकम बिटवीन न्यूक्लियन इज 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको बताना, जहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस 0 हो जाते हैं न्यूक्लियन के। तो अगर आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो देखिए, हम एक ग्राफ आप अगर बना करते हैं, आपको बताया था न्यूक्लियर फोर्स के बीच में एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ये अगर आपका मान लो इधर आपने फोर्स ले लिया और इधर आपने सेपरेशन यानी कि आपने डिस्टेंस x ले लिया, तो जो आपका ग्राफ होता है कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। अगर आप बनाएंगे, ये बनाना आप याद रखिएगा, कुछ इस तरह का आपका ये ग्राफ होता है, ये वाला। यहाँ पे जो वैल्यू होती है हमारी लगभग ये कितनी होती है, 10F होती है। F क्या, फर्मी है। और अगर आप इधर बढ़ाए तो यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया है, यहाँ पे ये पॉइंट कितना, ये 0.5 फर्मी है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है। और तो अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे, यहाँ पे जो 10 फर्मी पे यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्या है, हमें पता है जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डायमीटर होता है, न्यूक्लियस डायमीटर, तो न्यूक्लियस डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, लगभग वो आपका 10⁻14 मीटर टू 10⁻15 मीटर होता है। तो आप देखिए 1 फर्मी के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे यहाँ पे जाएंगे 0.5 के बाद ये रिपल्सिव हो जाता है। रिपल्सिव का मतलब पॉजिटिव अगर हो गया तो रिपल्सिव, यहाँ पे क्या है, रिपल्सन है, रिपल्सन। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव काफ़ी। और यहाँ पे इधर देखेंगे, आपने पूछा था न्यूक्लियन यानी डिस्टेंस, द डिस्टेंस वेयर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियन इज 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्मी के अंदर, क्योंकि इसके बाहर तो क्या है आपका, एक 1 फर्मी के बाहर जाएंगे तो लगभग 0 हो गया है, तो 1 फर्मी के अंदर ही है। तो आपका यहाँ पे देखिए एंगस्ट्रॉम है, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका डायमीटर ऑफ एटम होता है, नैनोमीटर, मिलीमीटर, ये नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा है, ए विल बी द राइट आंसर। तो आपका जो डिस्टेंस वेयर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियन क्या हो जाते हैं, 0, ये लगभग कितना होगा, 0.8 फर्मी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 18 है, विच वन इज़ द इनकरेक्ट फॉर मैसोन। हालांकि ये सिलेबस में अभी कट गया आपका। तो ये मैसोन क्या होते हैं, हर पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल होता है, जैसे बीटा डीके में होता है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है, हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका जो एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, एंटी।
तो ऐसे क्या है यहाँ पे तो दिखाया गया है, ये देखिए आपका इधर प्रोटॉन और पाइओन एक मैसोन होता है, जब दोनों मिलते हैं प्रोटॉन पल्स और पाई नेगेटिव, ये क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनाता है। ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो आपका न्यूट्रॉन जमा पाई, ये जो आपका मैसोन है पल्स वाला, ये भी प्रोटॉन बनाता है। न्यूट्रॉन डिवाइड हो जाता है, ये बिल्कुल सेम है। ये आपका क्या है, प्रोटॉन पल्स में पाई नेगेटिव, बिल्कुल ये देखो सेम है आपका। ये देखो तीसरे वाला जो यहाँ पे है आपको देखिए प्रोटॉन पल्स में पाई आपको देखिए, तो यहाँ पे अगर आप 4 देखेंगे, देखिए पी पॉजिटिव पाई ऑन पॉजिटिव, ये मिलकर न्यूट्रॉन, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए पी पॉजिटिव ये पाई नेगेटिव जो मिलकर बनाते हैं न्यूट्रॉन बनाती है। इसका आंसर क्या आपका डी विल बी द राइट। आप इसे छोड़ सकते हैं, सिलेबस में फिलहाल नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बैकरल ने, इसकी यूनिट भी है रेडियो एक्टिविटी की बैकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज़ हैविंग लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर क्या है आपको देखिए, जो हैवी पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, पेनिट्रेशन कम करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा पार्टिकल जो आपका है, ये क्या होता है, ये हीलियम होता है, हम इसको इस तरह लिखते हैं। जो बीटा पार्टिकल होता है, ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। और जो गामा क्या होता है, ये क्या होता है, फोटोन होता है। तो सबसे हैवी कौन सा इसमें, अल्फ़ा पार्टिकल है। तो पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होगी इसकी, सबसे कम होगी। तो आंसर क्या होगा, बी अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा रेज जो होगी लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होगी। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस डिके, अभी पढ़ा है कि फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बीटा पार्टिकल कहते हैं हम। तो आंसर क्या हो गया आपका, बीटा रेज। ये बीटा रेज ही क्या होते हैं, फास्ट मूविंग आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है हुज आयनाइजेशन पावर इज स्मॉल। तो आयनाइजेशन पावर जो स्मॉल किसकी होगी, जिसकी देखिए आप अभी पढ़ा था हमने, आयनाइजेशन पीछे पढ़ा आपकी यहाँ पे जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये क्या थी, इनकी लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, जिसकी लिस्ट, लेकिन इसकी जो आयनाइजेशन पावर है बड़ा है तो क्या करेगा, आयनाइज ज़्यादा करेगा, चोट ज़्यादा देगा। तो इसकी आयनाइजेशन पावर इसकी क्या है, अगर पूछा जाए इसकी मैक्सिमम है आयनाइजिंग पावर। तो मिनिमम किसकी होती, गामा की, यानी जो हमारा इसकी क्या आएगी, मिनिमम है, स्मॉल है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, गामा रेज। आयनाइजेशन पावर क्या है, क्योंकि ये फोटोन है पार्टिकल नहीं, तो ये इसकी मिनिमम यानी कि शॉर्टेस्ट स्मॉल आयनाइजेशन पावर होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन इज़ इनकरेक्ट। तो पहले वाला क्या है देखिए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कह लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो इसको हम डीके लॉ भी कहते हैं, कि आपका डीके लॉ है, डीके लॉ कह लीजिए, डिसइंटीग्रेशन लॉ कह लीजिए। ये सेकंड वाला क्या है, ये देखिए एन इज इक्वल टू एन नोट, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, नंबर ऑफ एटम लगा लीजिए, नंबर ऑफ न्यूक्लिया या एटम प्रेजेंट किस टाइम पे, जब टाइम कितना था, टी पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या, हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है। तो हाफ लाइफ, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये क्या आपका हाफ लाइफ है, पीरियड निकालना। तो ये इसका मतलब क्या, देखिए ये गलत हो गया आपका, ये यानी यहाँ पे जो आंसर इनकरेक्ट क्या है आपका, ये सी वाला इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर है यहाँ पे, इनकरेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट है आपका एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डैश टाइम दी हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट, आपकी क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 1.44। एवरेज लाइफ कितनी होती है, 1.44 टाइम्स दी हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट। इसको आप निकाल भी सकते हैं, आपको पता है जो आपका हाफ लाइफ होता है, यानी टी अभी बताया था, टी हाफ कितना होता है, ये है 0.693/λ होता है। और जो ये एवरेज टाइम होता है, अगर एवरेज टाइम को हम दिखाते हैं, टो से दिखाते हैं इस तरह से, ये आपका क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा होता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आप ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे लैम्डा की, तो जो आपका आंसर आएगा, अगर आप देखिए यहाँ पे ये रेसियो ये इधर जाएगा, तो आपका 1/λ क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया टी हाफ बाई, ये देखिए इधर है ना आपका, इधर ये बट्टे में, तो 1693। आप इसको करेंगे, एक को डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आएगा 1.44 आएगा आपका, 1.44 टाइम्स टी हाफ आ जाएगा। या मैं लिख देता हूँ, तो जो आपका ये टी जो आपकी एवरेज लाइफ है, ये कितना आ गया 1.44 हाफ लाइफ पीरियड आता है।
तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर आपका, ये हो गया ए विल बी द राइट आंसर, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी, अभी बताया था आपकी जो आपकी ऐसा यूनिट होती है ये क्या होती है, बैकरेल होती है आपका। तो राइट आंसर हो गया आपका बैकरेल, इसने डिस्कवर की थी एक्टिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ इनकरेक्ट, विच इज़ करेक्ट। तो वन ये क्यूरी होता है, यानी ये वन क्यूरी, ये भी यूनिट है इसको मेजर करने की। जैसे ऐसा यूनिट बैकरेल है, तो बैकरेल होता है 1 डीके पर सेकेंड होता है, याद रखना। ये बैकरेल क्या होता है, ये होता है 1 डीके पर सेकेंड होता है। 1 क्यूरी जो होता है ये हम लिख सकते हैं 3.7 × 10 की 10, इस तरह ही पूछ सकते हैं, बैकरेल के बराबर होता है। इसी तरह आपका 1 बैकरेल जो लिखा है यहाँ पे आपका, ये यहाँ पे ये रोंग है देखिए, क्योंकि हमें पता है क्या है, ये 1 जो बैकरेल होता है ये होता है 1 डीके पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्या आपका देखिए, रदरफोर्ड है ये। तो जो 1 रदरफोर्ड होता है, 1 रदरफोर्ड आपका ये होता है 10⁶ होता है, डीके पर सेकेंड होता है, डीके पर सेकेंड। तो सी भी गलत है, बी भी गलत है, तो इसमें पूछे विच इज करेक्ट, तो आंसर क्या आपका, ए विल बी द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ये आपका दिया गया, इसमें देखिए इधर आपका एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, यहाँ पे मास आपका ये आपका 4 है, यहाँ पे 4 आएगा, 4 कम हो गया है। R + Q, व्हाट इज़ R, तो Q तो हो गई एनर्जी, R क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए ये कौन सा आएगा, अल्फ़ा रेज निकलेगी। जब अल्फ़ा डीके होता है, अल्फ़ा डीके के अंदर अल्फ़ा रेज निकलती है, तो क्या होता है आपका जो जेड है वो क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है, और जो मास नंबर है वो कितना कम हो जाता है, 4 कम हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा आर जो क्या है वो क्या है आपका अल्फ़ा रेज है, यानी क्या निकली है, अल्फ़ा पार्टिकल निकला है। नेक्स्ट है, विच वन इज बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल क्या होता है, बताया था आपको, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका बीटा पार्टिकल क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। यानी बीटा पार्टिकल ऐसे निकलते हैं, लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह लिखते हैं। नेक्स्ट है एंटी न्यूट्रिनो है, जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा डीके होता है, तो बीटा डीके के अंदर होता क्या है, ये अगर आपका ये जेड है, ए है, जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो आपका यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर है ये वाला जो है आपका 1 बढ़ जाता है, और जो मास नंबर सेम रहता है। साथ में क्या निकलता है, ये आपका हो गया बीटा पार्टिकल, एक पार्टिकल ये निकलता जो एनर्जी को क्या करता है, आपका शेयर करता है विद बीटा पार्टिकल्स, और अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। तो ये जो न्यू बार लिखा है इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ये जो पार्टिकल ये वाला है इसी को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल क्या है, ये आपका ये वाला होता है। तो जो एंटी न्यूट्रिनो होता है इसका ऊपर क्या होता है आपका, ना तो ये चार्ज होता है इसके ऊपर, तो ये क्या आंसर आएगा, देखिए 0 चार्ज हैव सम, ये गलत है, 0 रेस्ट मास हैव सम चार्ज, ये भी गलत है। तो हमारा जो याद रखिए ये क्या है, 0 चार्ज होता है, 0 चार्ज एंड ये मान लीजिए आपका 0 रेस्ट मास होता है, 0 रेस्ट मास, इसका मतलब क्या है, चार्ज 0 होता है और 0 रेस्ट मास होता है, जिसको हम m0 से दिखाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी विल बी द राइट आंसर, यानी कोई चार्ज नहीं, रेस्ट मास 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे आपका ये थोड़ा लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये कैसे है आपका, ये आपका मैं लिख देता हूँ, ये आपका x, ये जो z a है, देखिए दाई तरफ बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, इसका तो कोई चेंज नहीं हुआ, ना एटॉमिक नंबर में ना मास में, बस क्या है पार्टिकल जो इससे एमिट हुआ है। तो जब आपका कोई चेंज नहीं होता तो जो पार्टिकल एमिट होता है वो कौन सा होता है, गामा पार्टिकल होता है, यानी गामा रेज निकलती है। तो आंसर क्या होगी आपका, गामा है, गामा है।
तो आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 31st। यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो फिजन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियाई क्या है, स्प्लिट अप हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में। तो यहाँ पे कौन सा है एग्जाम्पल, ये फिजन का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन अगर कोई पूछे तो आपका ये एग्जाम्पल, जब एक हैवी न्यूक्लियस फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फिजन सॉरी, हैवी न्यूक्लियाई न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जब आपका एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड होता है तो आपका बैरियम और साथ में क्या निकलता है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, याद रखिएगा। नीचे वाला जो आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास सेम रहता है, 3 न्यूट्रॉन फ्री होते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका 36 क्रिप्टॉन, या आपको होगा 92। अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ 36 है, आप यहाँ जोड़िए, देखिए आपका यहाँ पे भी 3 न्यूट्रॉन, टोटल कितना चाहिए, एटॉमिक मास हो गया 236, और नीचे वाला भी 56 और 36 कितना हो गया, 92 हो गया। तो आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। आपका आंसर क्या है, ये ए वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए कार्बन है 12, तभी प्रोटॉन के साथ ये आपका रिएक्शन है, याद रखिए। बस आपको देखना क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, ये है प्रोटॉन। इन रिएक्शन पूछते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर यहाँ पे देखिए कि आपका गामा पार्टिकल है, ये क्या आपका इंटरमीडिएट है, कम्प्लेक्स है। तो देखिए स्टार्टिंग लेफ्ट साइड में यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है आपका, नाइट्रोजन और गामा। तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, इधर प्रोटॉन है, इधर क्या है, गामा है। तो आपका जो रिएक्शन टाइप होगा वो क्या होगा आपका, पी वी यानी पी गामा, यानी देखो ये आपका ये वी नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, गामा ही, ये गामा पार्टिकल है, गामा। तो रिएक्शन कौन सा हो गया आपका, प्रोटॉन गामा रिएक्शन। लेफ्ट साइड में प्रोटॉन है और राइट साइड में क्या, गामा पार्टिकल है। तो रिएक्शन का नाम हो गया गामा, प्रोटॉन गामा रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए आपका ड्यूटेरियम है और ये क्या आपका गामा पार्टिकल है, ठीक है। दाई तरफ प्रोटॉन और क्या है आपका न्यूट्रॉन फ्री हुआ। तो रिएक्शन कैसा होगा, इधर क्या है गामा, इधर क्या है न्यूट्रॉन। तो गामा न्यूट्रॉन रिएक्शन है ये। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और आपको बताया था जो गामा होता है, गामा होता है, आपको याद रखिएगा, ये फोटोन ही होता है, फोटोन। तो इसको हम एक नाम दे सकते, फोटोन डिसइंटीग्रेशन। यानी यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन कैसा है, फोटो डिसइंटीग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया, याद रखिएगा, फोटो डिसइंटीग्रेशन। तो ए दिस विल बी द आंसर। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में कोई और दिया होता, इस तरह लिखा होता कि इधर गामा है आपका और इधर आपका न्यूट्रॉन है, तो इसका नाम होता गामा न्यूट्रॉन रिएक्शन। लेकिन ये फोटो डिसइंटीग्रेशन जो है, जब आपका फोटोन यानी गामा रेज आपकी इंसिडेंट होती है, रिएक्शन टेक प्लेस होता है, उसको फोटो डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन। जो तो वेलोसिटी होती है थर्मल न्यूट्रॉन की, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती है, वो कितनी होती है, 2 किलोमीटर, ये होती है 2 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। यानी जो आपके आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन है उसको हम हीट देते हैं, तो उसकी जो आपकी वेलोसिटी होगी थर्मल न्यूट्रॉन की, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ बेस्ड अपॉन, आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उसके अंदर फिजन प्रोसेस होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होती है। और फिजन प्रोसेस अभी बताई थी, एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है लाइटर न्यूक्लियस के अंदर। और जो आपका यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, अनकंट्रोल जब होता है तो ये प्रिंसिपल किसका है, एटम बम का है, एटम बम। और जब कंट्रोल करते हो तो ये क्या आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल रोड हैव द एबिलिटी टू कैप्चर स्लो। तो
तो आपको पता है आपकी जो कंट्रोल रोड होती है जो हम अकेडमी में यूज़ करते हैं, मरोन की करते हैं, ये किसको एबिलिटी कैप्चर करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि सारी प्रोसेस कौन लेके आता है, न्यूट्रॉन लेके आता है। तो इट्स हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल, स्लो करने किसकी, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है वाटर, हैवी वाटर लिक्विड सोडियम कैन बी यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो याद रखिए कूलेंट के लिए यूज़ होता है, आपको पता है बहुत ज़्यादा हीट निकलती है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के अंदर, तो उसको हीट को कंट्रोल करने के लिए कूलेंट यूज़ करते हैं। तो वाटर, हैवी वाटर लिक्विड सोडियम इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन दी न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास डिफेक्ट इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन इज 0.3%, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन 1 किलोग्राम फ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिया क्या है, ये आपको जो गिवन मास है, गिवन मास एक गिवन है 1 kg, 1 किलोग्राम है, और जो मास लॉस्ट हुआ है प्रोसेस के अंदर, मास लॉस्ट वो दिया गया 0.3%, किसका, ऑफ 1 kg का। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा, अगर आप करेंगे ये कितना आएगा आपका 0.3/100 गुना में 1000 आएगा, तो लगभग कितना आ गया आपका, ये आपका हो गया 3 गुना में 10 की पावर कितना हो गया, घटा की 3 आ गया, ये आपका आ गया किलोग्राम। 0.3% का जो है, अगर आप अब देखेंगे हमें क्या निकालना है, आपको मास लॉस, तो आपका जो आइंस्टीन प्रिंसिपल हम वो क्या यूज़ करते हैं, ये होता है आपका Δmc²। तो यहाँ पे मास कितना है, ये है 3 गुना में 10 की पावर कितना है, घटा की 3 है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 गुना में 10 की 8 का स्क्वायर है। अगर यहाँ करेंगे आप तो ये कितना आ गया, 3 गुना में 10 की -3, और ये हो गया आपका 3 का 9, और 10 की पावर कितनी होगी, 16 हो गई है। 9 × 27 गुना में 10 की पावर, पहले 10 का हिसाब करें, 10 की पावर 16, तो कितना है, 10 की पावर 13 आ गया, 13। अब यहाँ पे अगर आप देखें पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म लगाऊंगा, पॉइंट यहाँ लगाऊंगा तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 2.7, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 14 आ जाएगी, 14 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2.7 10 की पावर 14, तो ए विल बी दी राइट आंसर, ये आपका आंसर हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 39th क्वेश्चन है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो आपने 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस निकालना है। सबसे पहले वही सेम फार्मूला आपका, ई क्या है, mc² है। m कितना, 1 ग्राम का मतलब कितना, a गुना में, इसको किलोग्राम बनाएंगे, ये हो गया किलोग्राम, और c कितना है, वही 3 गुना में 10 की 8 का स्क्वायर है, तो कितना आ गया, 10 की पावर घटा 3, ये 9 हो गया, और 10 की पावर कितनी होगी, 16 आ गया है। तो 9 × 10 की पावर ये 16, ये 3 कितना आ गया, 13। तो जो एनर्जी इक्विवेलेंट आ गई आपकी, यहाँ पे आप देखेंगे कितनी आई आपकी, 9 गुना में 10 की पावर 13 जूल। तो यहाँ पे चेक करेंगे आप आंसर, तो देखिए ये जूल में है एनर्जी आपकी, जो है यहाँ 9 गुना 10 की 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव, ये नहीं हो सकता, ये देखिए बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, बी विल बी द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका देखिए 40 क्वेश्चन है, इफ़ एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटीरियल्स ड्रॉप टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 9 ईयर, हाफ लाइफ पीरियड पूछे आपसे, क्या हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा इसका। देखिए क्या क्वेश्चन आपका, अब देखिए यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है 1/8 ड्रॉप हो जाता है 9 ईयर के अंदर। तो हमें पता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप निकालते हैं तो आपके न्यूक्लियाई जो रिमेन होते हैं n0 e की माइनस लैम्डा t होता है। अब ये क्या कहता है कि ये आपका कितना हो गया, ये वाला हिस्सा है आपका n कितना हो गया, 1/8 हो गया है, ये आपका हो गया 1/8 ऑफ इनिशियल का, ये आपका n0 है, ये हो गया e की माइनस में लैम्डा, टाइम कितना है 9 ईयर, तो ये हो गया 9 लैम्डा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपका जो ये आंसर है ये कितना हो गया आपका, ये आपका n0 से n0 कट गया। अगर आप देखेंगे n0 से n0 आप इसको काट सकते इस तरह से, ये आपका इधर कट गया, तो कितना बच्चा आपका, ये आपका इधर हो गया 1/8
और दाई तरफ हो गया ई की माइनस में 9 लैम्डा। इसको इधर लेके आऊँ तो ई की कितना आ गया 9 लैम्डा, ये बराबर कितना आ गया 8 आ गया है। अब हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आप इसको काटेंगे तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखिए आप दोनों तरफ लोगरिथम अप्लाई करते हैं, तो लोगरिथम अप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका लोगरिथम, तो ये ई की 9 लैम्डा और दाई तरफ क्या हो गया ये आपका 8। इनवर्स और लोगरिथम की दूरी को काट देते हैं तो बचेगा क्या आपका ये वाला जो है आपका ये आ गया 9 लैम्डा। 9 लैम्डा कितना आ गया आपका इनवर्स ऑफ 8 होता है। और इनवर्स 8 क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ इनवर्स 2 की पावर कितना है 3 है, तो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करते हैं, कितना आ गया पावर रूट के सामने आ गई लोगरिथम 2, इधर के आपका 9 लैम्डा है। और लैम्डा कितना आ जाएगा आपका 3 लोगरिथम 2/9। अब हमें क्या निकालना, हमें तो आपके ईयर्स निकालने, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। और तो जो हाफ लाइफ होता है हमारा, जो हाफ लाइफ है, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ हाफ लाइफ, तो T1/2 होता है, ये होता है आपका, याद रखिएगा, वैसे लिखते हैं 6.93/लैम्डा, लेकिन ये कैसे निकला है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है लोगरिथम 2/लैम्डा होता है। तो मैं इसी फार्मूले को यूज़ करूँगा ताकि इजीली ये कट जाए आपका। अब यहाँ पे देखिए जाए तो देखिए आपका लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये है, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया आपका लोगरिथम 2 और लैम्डा की वैल्यू कितनी ये है, तो 3 लोगरिथम 2/9। यहाँ देखेंगे ये लोगरिथम इससे ये कट गया आपका, तो ये 9 क्या जाएगा ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो कितने आएगा 3 3 जा 9, सॉरी हाँ ठीक है, तो 3 ईयर्स आ गया आपका। तो आंसर क्या आ गया 3 ईयर्स। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा इसके अंदर, पहला ऑप्शन हो गया आपका, ये हो गया 3 ईयर्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देखिए, 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन रेशो 1:2, व्हाट इज द रेशो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, ये पीछे भी आया था आपका। तो न्यूक्लियर डेंसिटी की जब बात होती है यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी सेम है, तो आपका जो रेशो आएगा, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ A1:1, आपकी जो रेशो है वो बदलेगी नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी डेंसिटी का आंसर क्या आएगा आपका, ये देखिए मास नंबर पे कोई डिपेंड, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम रहती है 1:1। नेक्स्ट है आपका विच लॉ इज वायलेटेड इन दी, आपको इक्वेशन दी गई, कौन सा लॉ इसके अंदर वायलेटेड हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका, ये आपको रिएक्शन दिया गया है, न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन आपका स्प्लिट अप हो जाता है, प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल निकल गया है। तो अगर आप चेक करेंगे, फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो वो क्या कहता है बिफोर एंड आफ्टर टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो लेफ्ट साइड कितना है 0 है, तो दाई तरफ कितना है 1 जमा का 1 घटा का, ये भी 0 है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है। मास देखिए लेफ्ट साइड 1 है और दाई तरफ कितना है 1 है, तो मास को भी क्या है ये ओबे करता है। तो इसके अंदर जो अगर आप देखेंगे जो स्पिन है ये कंजर्वेटिव नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो क्या है कंजर्वेशन स्पिन को ये क्या है वायलेट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ 1 क्यूरी यूरेनियम दिया गया है 234, मास इसका एटॉमिक मास 234 दिया गया है। तो आपको पता है जो 1 क्यूरी होता है, 1 क्यूरी ये होता है आपका 3.7 × 10 की पावर कितना होता है 10 डीके पर सेकेंड, बताया था आपको, एटम पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो हमें मास निकालना है, तो हमें मास कितने का निकालना है, इतने आपके एटम का निकालना है एक प्रोसेस के अंदर जो है। तो जो मास होगा आपका, मास ऑफ कितने 3.7 × 10 की 10, ये इतने आपके क्या है एटम अगर हम निकालेंगे। एक का मास कितना है 234 है, कुल कितने हैं 3.7 × 10 की 10 है। और इसको डिवाइड किसे करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर क्या है आपका, अगर मैं लूँ 6.023 × 10 की पावर कितना हो गया 23। अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले अगर मैं पावर का हिसाब करूँ तो आप देखिए पावर कितनी है, ऊपर 10 से नीचे कितनी है 23 है, तो ऊपर जाएँ कितने बचेंगे 10 की पावर घटा 13 बचेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको आपको काट के दिखाऊं तो देखिए आपका डेसिमल 3.4 है, ये आपका 234 है। तो आप अप्रोक्सीमेट अगर मैं निकालना सिखाऊँ आपको
तो अप्रोक्सीमेट निकालना सीखिए। आप ये काटेंगे तो देखिए लगभग वही 234 है। मैं क्या करता हूँ, इसको इजी के लिए अपनी 4 मान लेता हूँ और नीचे वाला 6.2 है तो मैं 6 ही मान लेता हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप काटना चाहें तो लगभग देखिए इसको 6 में अगर हम बात करें तो कितना होगा आपका 6, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 1 13 और 4 दूनी 8। देखिए ना 4 चौके 16, 4 तिये 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9 बटे में 6 आ गया। इसको करेंगे 6 एकम 6, ठीक है 3, तो 6 पंजे 30। अगर आप बात करते हैं लगभग 6 पंजे 30, ठीक है। अब ये 6 6 36 लगभग इतना है और साथ में कितना था 10 की पावर कितना था 13 था। तो अगर मैं डेसिमल अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा 1.5 तो कितना आएगा लगभग ये 10 की पावर कितना हो गया भाई, तो यहाँ 100 गया तो ये कितना 10 की पावर घटा 11 हो गया। तो आसपास अगर आप ऑप्शन देखेंगे, देखिए आपका फर्स्ट क्या है 234 ग्राम, ये तो हो नहीं सकता। 3.7 ये भी नहीं हो सकता। 1.4 10 की पावर कितनी है -11 ये kg और एक आंसर है 1.43। ये देखो दोनों के अंदर जो आपका अगर आप देखेंगे तो आपका लगभग कितना आया है, देखिए ये आपका ग्राम के अंदर आएगा, ये आपको किसमें आएगा ग्राम के अंदर है। तो आपका जो आंसर है तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, देखिए तो वो आंसर हो गया आपका बी विल बी द राइट आंसर, ये आ गया आपका। तो 1 क्यूरी जो आपका यूरेनियम 234 है उसका जो मास होगा वो कितना होगा 1.437 इंटू 10 की -11 ग्राम, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 44 क्वेश्चन है। इन ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज व्हाट परसेंटेज डिके इन 1 मीन लाइफ टाइम, यानी देखिए ना परसेंट डिके इन 1 मीन लाइफ टाइम। तो देखिए हमने अभी पीछे किया था जो मीन लाइफ टाइम होता है, यानी जो मीन लाइफ टाइम ये होता है 1/λ, यानी रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। स्टार्टिंग के आपके क्या है नंबर ऑफ एटम कितने हैं, मान लो n0 है। आफ्टर टाइम t के बाद कितने हो गए n0 e की माइनस में λt हमने पढ़ा था। तो अगर मैं इसको निकालूं तो ये सीधा फार्मूला याद कर लीजिए, जब कोई ऐसे परसेंटेज का आए 1 माइनस कितना आ गया e की माइनस में λt। यहाँ पे जो टी है क्या मीन, देखिए आफ्टर यानी मीन लाइफ टाइम, यानी टाइम कितना दिया गया है यहाँ पे आपको, जो टाइम दिया गया है टी कितना है यहाँ पे 1/λ है। ये उठा के इसके अंदर रख दीजिए तो आपका क्या आएगा, ये होगा n0 1 माइनस ई की क्या बचेगा -1 आएगा, यानी कि n0 ये होगा आपका 1 - 1/e। तो यहाँ पे अगर आप देखिए मैं अगर दिखाऊँ आपको, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ भाई आपको पता है अगर ये रखा मैंने e की माइनस लैम्डा, टाइम कितना 1/λ, तो लैम्डा से लैम्डा कटेगा आपका, ये लैम्डा से लैम्डा कटेगा तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी e की -1 ही आएगी, ये मैंने यहाँ रखा है। और इसकी जो वैल्यू होती है लगभग याद रखिएगा 0.63 होता है, यानी आपका याद रखिए जो आपकी वैल्यू होती है मैं लिख देता हूँ ये ऊपर, जो आपका 1 माइनस e की -1 जो होगी इसकी जो वैल्यू होगी ये कितनी होती है लगभग 0.63 होता है। तो कितना आ गया आपका यहाँ पे आंसर, इधर आ गया आपका ये हो गया 0.63 n0। अगर परसेंटेज निकालेंगे 100 से भाग करेंगे तो लगभग कितना आएगा 63% आएगा, यानी हमारा ये आ गया 63% ऑफ n0 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आंसर जो आपका यहाँ पे हमें 64 दिया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 45th क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस फॉर 1 मीन लाइफ पूछा है आपसे, कितना होता है प्रोबेबिलिटी पूछी है। और आपको पता प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है आपके टोटल इवेंट, यानी टोटल, अब यहाँ पे टोटल इवेंट क्या है आपके नंबर ऑफ जो आपके है जो एटम है स्टार्टिंग में कितने थे, ये थे n0 और आफ्टर सम टाइम कितने रह गए, आफ्टर ये हो गया n0 e की माइनस λt। तो जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर देखेंगे आपका n0 से n0 कट जाएगा, तो अगर आप देखेंगे n0 से n0 कट गया तो आपका कितना बचा आपका e की माइनस में λt। अब क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे 1 मीन लाइफ के बाद है और अभी बता रहा टाइम कितना है भाई, आपको जो टाइम मीन लाइफ टाइम दिया है वो कितना दिया गया है, ये आपको होता है 1/λ।
अगर आप इसके अंदर उठा के रखेंगे यहाँ पे तो e की पावर कितनी आ जाएगी, अभी पीछे भी किया था, ये माइनस में लैम्डा है और टाइम कितना 1/λ है, लैम्डा से लैम्डा काट देते हैं, कितना बच गया e की पावर -1, और ये किसके बराबर होता है 1/e के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 46th, इन गामा रेज एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब गामा रेज निकलती है तो आपका एमिशन के अंदर ये पूछा है ओनली प्रोटॉन नंबर चेंजेस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर चेंजेस, नो चेंज इन प्रोटॉन, नो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओनली न्यूट्रॉन नंबर चेंजेस, तो कौन सा आंसर होगा आपका। तो देखिए मैंने बताया था जब गामा रेडिएशन एमिशन होता है तो आपका जो एक्स है ये जेड ए दाई तरफ बिल्कुल सेम रहता है, ना तो मास नंबर चेंज होता है ना आपका ये आपका गामा, ना तो आपका मास नंबर, ये मास नंबर ना एटॉमिक नंबर चेंज हो, इसका मतलब ना प्रोटॉन और ना न्यूट्रॉन चेंज हो, तो नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर। तो आंसर क्या आ गया आपका, सी विल बी द राइट आंसर। जब गामा रेडिएशन निकलती है, गामा पार्टिकल निकलता है तो कोई चेंज नहीं होता प्रोटॉन में या न्यूट्रॉन नंबर में। अगला जो क्वेश्चन है 47th, इलेक्ट्रॉन emitted in beta radiation originate from inner orbit of atom, free electron exist in nuclei, decay of neutron in a nucleus from nucleus, and photon escape from the nucleus। तो आपको ये बताना है इसके अंदर ऑप्शन कौन सा है। तो याद रखिएगा इसके अंदर आपका क्या होता है, डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दी न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपको यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया है, ये देखिए नाइट्रोजन ये न्यूट्रॉन है, दाई तरफ क्या बना कार्बन है, तो हमें पीछे पड़ा था, तो यहाँ पे आपका जो आप देखा ये 7 से 6 हो गया है, नीचे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो आपका एटॉमिक नंबर है एंड चार्ज और मास आपका क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो ऊपर देखेंगे 14 + 1 15 और नीचे 7 इधर 6, इसका मतलब क्या यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ऊपर क्या आपका मास 1 कम है तो कौन निकलेगा आपका प्रोटॉन, यानी आपका H ये निकलेगा 1H1 और ये क्या होता है प्रोटॉन। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रोटॉन। बस हमें ये देखना है दोनों तरफ लॉ ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है आपका Z एंड जो मास है एटॉमिक मास ये क्या आपका A, दोनों तरफ क्या है सेम रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ न्यूक्लियाई जो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम एंड कमिंग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए।